नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे सेकंड पेपर के सेकंड जो यूनिट है उसकी जो अगली अवधारणा है आश्रम व्यवस्था, उस पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की थी। आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की अद्वितीय व्यवस्था है, अर्थात विश्व के किसी भी समाज में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है और आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के साथ ही अपना अस्तित्व रखती है। वर्ण व्यवस्था में समाज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए समाज को 4 खंडों में विभाजित किया गया था। इसी के अनुरूप मानव जीवन को भी 4 खंडों में वर्गीकृत कर भूमिकाएं निष्पादित की गई और इन भूमिकाओं को और इस प्रकार की व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा गया। मानव जीवन की आयु को 100 वर्षों का मानकर इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है और इन 4 खंडों का यह जो विभाजन है, यह विभाजन ही आश्रम व्यवस्था कहलाता है। सर्वप्रथम हम जो अवस्था है, प्राथमिक अवस्था है, वह है पहला खंड है, वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसकी जो आयु की शुरुआत है या इस आश्रम में जो प्रवेश का समय है वह 7 वर्ष से 25 वर्ष की समयावधि के मध्य का है। शिशु के जन्म के कुछ समय के गुजर जाने के पश्चात अर्थात कुछ समय पश्चात उसका उपनयन संस्कार होता है और उपनयन संस्कार ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी कही जाती है। इस संस्कार के संपादन का समय अलग अलग वर्णों में अलग अलग किया गया है। ब्राह्मण वर्ग में यह समय 8 से 25 वर्ष माना गया है। क्षत्रिय वर्ण में यह 11 से 25 वर्ष बताया गया है और वैश्य वर्ण में यह 12 से 25 वर्ष बताया गया है और शूद्र वर्ण में ब्रह्मचर्य का कहीं कोई साहित्यिक उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की आयु शुरू के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण में अलग अलग है। ब्राह्मण वर्गों को अधिक बुद्धि का मानते हुए कम अवस्था में ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करवाया जाता है। क्षत्रिय वर्ग को 11 से 25 और वैश्य वर्ण में 12 से 25 इस व्यवस्था में आयु बताई गई है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों ब्रह्मा और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ महान और चर्य का अर्थ अनुसरण करने से है, अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ महानता के मार्ग पर चलना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ वेदों के अध्ययन करने से है। ब्रह्मचर्य तप के माध्यम से अपने जीवन की साधना करता है। इस आश्रम व्यवस्था के माध्यम से बालक के अंतर्गत अनेक गुणों का विकास होता है और उसके चरित्र निर्माण के भावी जीवन हेतु उसे प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्मचर्य को वेदों के अध्ययन का समय बताया गया है और इस समयावधि में चूंकि मानव के शारीरिक मानसिक विकास की अवस्था है और इस शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे तप के माध्यम से गुजरना पड़ता है। अर्थात इस आश्रम के अंतर्गत अनेक निषेधों का पालन भी अनिवार्य किया गया है। विद्यार्जन इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए अनेक प्रतिबंध भी इस आश्रम में लगाए जाते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना, भोजन 2 बार ही करना,
समस्त भोगवादी वस्तुओं से दूर रहना, इस तरीके से प्रतिबंध लगाए जाते हैं और यह प्रतिबंध एक तप के रूप में बालक को अपनाने पड़ते हैं और इसका जो परिणाम है वह उसके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास के रूप में उसे प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी के लिए विभिन्न कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है कि उसके जो यह विभिन्न कर्तव्य हैं, इसके माध्यम से वह अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। दूसरी जो अवस्था है आश्रम अवस्था की, वह है गृहस्थ आश्रम। इसे समस्त आश्रमों में, चारों अवस्थाओं में सर्वोपरि माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात विवाह संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह का जो उद्देश्य है वह धर्म, प्रजा एवं रति माना गया है और इस आश्रम में व्यक्ति मर्यादा युक्त धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति करता है। अर्थात जो कर्म की जो अवधारणा है उसे मानव इसी आश्रम में रहकर पूर्ण करता है। पंच महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ को करता है और स्वाध्याय या संध्योपासना प्रतिदिन करता है। इस तरह इस आश्रम में यह प्रमुख दायित्व उस व्यक्ति से करने की अपेक्षा की जाती है। गृहस्थ आश्रम के पश्चात जो अगला आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की जो समयावधि है वह 50 से 75 वर्ष के मध्य मानी गई है। करीब 25 वर्ष की अवधि गृहस्थ आश्रम में रहने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश माना जाता है। इस आश्रम में व्यक्ति घर और गांव को त्याग कर वन का आश्रय लेता है और समस्त विषय भोगों से विमुख होकर उन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। घर की चार दीवारी से निकलकर वन में सरल, त्याग में और सेवायुक्त पवित्र जीवन व्यतीत करता है तथा प्रभु चिंतन में निमग्न होता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वह समाज कल्याण में रत रहता है, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योग देता है। वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से समाज में सदाचार बना रहता है और नई पीढ़ी के लिए पुरानी पीढ़ी रास्ता भी उसे उपलब्ध कराती है। सामाजिक आर्थिक दायित्व के हस्तांतरण के कारण संतुलन भी बना रहता है। वानप्रस्थ आश्रम, जैसा कि 50 वर्ष के पश्चात 75 वर्ष की जो अवधि है मानव जीवन की, उस अवधि का माना गया है। इस अवधि में मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम के समस्त दायित्वों से निवृत्त होकर इस आश्रम में प्रवेश करता है। वह अपने परिवार को त्यागता है, वह अपने गांव को त्यागता है और समस्त विषय भोगों से विमुख होकर अपने ऊपर नियंत्रण करता है और सरल, त्याग में, सेवायुक्त पवित्र जीवन वह वन में जीवन व्यतीत करता है और प्रभु चिंतन में निमग्न हो जाता है। परंतु इस आश्रम का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपने परिवार से सामाजिक रूप से भी दूर हो जाए। वह जब भी उसकी पीढ़ी को आवश्यकता उसकी होती है तो वह पीढ़ी उससे वन में आकर मिलती है और उससे उपदेश प्राप्त करती है, उससे ज्ञान प्राप्त करती है, उससे दिशा निर्देश प्राप्त करती है। इसी प्रकार नई पीढ़ी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना भी वानप्रस्थी का प्रमुख दायित्व होता है। इस प्रकार वानप्रस्थी अपनी नई पीढ़ी में के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योग भी देता है। वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से समाज में सदाचार बना रहता है, क्योंकि वानप्रस्थी आश्रम के कारण ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए आर्थिक, सामाजिक दायित्वों के लिए रास्ता खोलती है और समाज में संतुलन बना रहता है। इसके पश्चात जो आश्रम आता है वह है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 वर्ष की अवधि से शुरू होकर इसकी अवधि
मानव जीवन के 100 वर्ष तक मानी गई है। वानप्रस्थी जीवन के भाग का पूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात चतुर्थ भाग में व्यक्ति संसार का परित्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश लेता है, अर्थात इस आश्रम में व्यक्ति अपने को समाज से पूर्ण रूप से सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से मुक्त कर लेता है और सन्यासी के रूप में जीवन जीता है। व्यक्ति अपना नाम भी त्याग देता है, आध्यात्मिकता से अपना जीवन जीता है, अर्थात संन्यास आश्रम आश्रम व्यवस्था का चौथा भाग है और इस भाग की अवधि 75 वर्ष से 100 वर्ष के मध्य मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक जीता है तो भी उसे संन्यास आश्रम में ही माना जाता है। संन्यास आश्रम के नियमों को, संन्यास आश्रम के दायित्वों को उसे पूर्ण करना होता है। इस आश्रम के अंतर्गत मानव वानप्रस्थी आश्रम से प्रवेशित व्यक्ति इस आश्रम में जब आता है तो वह अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी समाज से विमुख कर लेता है, पृथक कर लेता है और यहाँ तक कि वह अपना नाम भी त्याग देता है और एक सन्यासी के रूप में जीवन जीता है। यह जीवन गोपनीय तरीके से भी जिया जाता है, अर्थात इस व्यक्ति की अब खोज नहीं की जा सकती। इस आश्रम का जो मूल उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है, वह उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात मनुष्य अपने कर्म के जीवन चक्र से मुक्त हो जाए। कर्म की जो अवधारणा है यह मैं इसकी चर्चा में अपने अगले अध्याय में आपसे करूंगा। अगले व्याख्यान में मैं आपसे करूंगा। लेकिन कर्म जो है वह गृहस्थाश्रम की अवस्था है और इस मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और यह मोक्ष की प्राप्ति मानव कर्म के माध्यम से करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के माध्यम से करता है और जब वह वानप्रस्थ आश्रम से होता हुआ संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो संन्यास आश्रम में उसका जो अंतिम उद्देश्य है वह मोक्ष की प्राप्ति है। इस हेतु मानव आध्यात्मिक जीवन जीता है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से विमुख कर लेता है और इस आध्यात्मिक जीवन से वह यह मानकर चलता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हिंदू वैदिक दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति को परम उद्देश्य माना गया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया। वर्ण के संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं, मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं और यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, समाज का 4 खंडों में विभाजन वर्ण और मानव जीवन का 4 खंडों में विभाजन आश्रम, इस आश्रम का उद्देश्य, वर्णाश्रम व्यवस्था का पूर्ण उद्देश्य समाज का संतुलित संचालन करना है और मानव जीवन को इन कर्मों के बंधन से मुक्त करना भी है। इसीलिए हिंदू दर्शन में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था अद्वितीय व्यवस्था है। किसी भी समाज व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। वर्णाश्रम व्यवस्था पर छोटे और बड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि यह बहुत ही सरल अवधारणा है आपके पाठ्यक्रम की और इसके जो उत्तर हैं वह भी पूर्ण रूप से दिए जाते हैं। अधिकतर विद्यार्थी जब इसके उत्तर लिखते हैं तो ब्रह्मचर्य की जो आयु है वह 0 से 25 दिखाते हैं और यह 0 से 25 दिखाना ही उसके लिए अंकों का कटौती शुरू हो जाती है। अतः इसे 0 से ना दिखाएं। ब्रह्मचर्य में, आश्रम में ब्राह्मण वर्ग के लिए 7 से 25, क्षत्रिय वर्ग के लिए 8 से 25, वो 11 से 25 और वैश्य वर्ण के लिए 12 से 25 दिखाएं। इस तरीके से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय परीक्षक आपको अधिक अंक प्रदान करेगा और अधिक अंक आपके भविष्य में आपके काम आएंगे।
अतः आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।